ना। एल्टीग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए कोई एक बुक नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूं कि बेटा बस इस किताब को पढ़ लेना और तुम्हारा काम जो है वो यहाँ पर चल जाएगा। बाकी अगर आप लोग रेफरेंस बुक की बात करना चाहें तो एक किताब तो मुझसे पूछना मत। बाकी रेफरेंस बुक में यह है कि आप लोगों के पास ना कम से कम 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो तो होनी ही होनी चाहिए। आपके मैक्सिमम टॉपिक्स जो है ना वो मैक्सिमम टॉपिक्स 11th और 12th की एनसीईआरटी में से यहाँ पर है। कुछ एक टॉपिक्स जो है वो नहीं भी है, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उस एनसीईआरटी में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मतलब कि कार्बनिक घटक, और आप सब लोगों को याद रखना है कि कार्बनिक घटक के रूप में हमारे ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं मैम, कुछ ब्लड प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमारे ब्लड में इन्हीं ब्लड प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होती है तो मैम 6 to 8% होती है। अब आपको याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्लड में 55% जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% मात्रा जो ब्लड में है वो किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। और इसी प्लाज्मा में ये सारे ब्लड प्रोटीन्स क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं। यानी 55% ऑफ प्लाज्मा में से आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि 6 से 8% जो है वो प्रोटीन्स हमारे पास उपस्थित होते हैं। कितने, 6 to 8% जो है, यही 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोटीन जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो कौन सा है मैम, वो है एल्ब्यूमिन। आप सबने इसका नाम सुना होगा। और इवन इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन को हम लोग किसी एक फूड सोर्स से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि फूड सोर्स जो है वो फूड सोर्स यहाँ पर कौन सा जो है वो कौन सा होगा, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि फूड सोर्स के रूप में अगर आप सभी लोग अंडा खाते हैं और आपसे पूछा जाए कि अंडे में भी कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि मैम अंडे में भी यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अंडे में भी यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन की तिथि को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। न्यूज़पेपर में आज जो है वो आपके पास एक न्यूज़ आई है जो मैंने मॉर्निंग में आपसे शेयर भी करी थी। आप लोग इस चैनल पर सिर्फ क्लासेस ही मत देखा करो, इस चैनल पर जो शॉर्ट्स और वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए डालते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो भी आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना है। तो एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर के कुछ तिथियों में और नवंबर के कुछ तिथियों में प्रस्तावित दिखाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगले जुलाई तक एलटी ग्रेड के तहत जो है वो लोगों को नियुक्तियां दे दी जाए। तो नियुक्तियां देने से पहले मेंस का एग्जाम कराना होगा, है ना, और मेंस का एग्जाम कराना होगा तो प्री का एग्जाम जो है वो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में ही होना प्रस्तावित है, क्योंकि कैलेंडर में वही तिथियाँ हैं जो खाली हैं। आयोग के कैलेंडर में वही महीना है जो खाली है, बाकी महीनों में एग्जाम ऑलरेडी जो है वो क्या कर रखे हैं, वहाँ पर दिखा रखे हैं। तो जिसने देखा अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा उसको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रही हूँ। तो समय बहुत कम है हम लोगों के पास, बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा नहीं है, और अब समय में एक भी मिनट को हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या होता है मैम, एल्ब्यूमिन स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन का मतलब मैम प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का सबसे छोटा कण जो है ना, सभी प्रोटीनों में प्रोटीन का सबसे छोटा कण जो है वो यहाँ पर कौन सा देखा जाता है, एल्ब्यूमिन देखा जाता है। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इसकी मात्रा कितनी होती है तो मैम 4.4% जो है वो इसकी क्वांटिटी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है ना, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो जो सर्वाधिक जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो जो कण सबसे छोटा होगा, जो प्रोटीन सबसे छोटा होगा ब्लड में, वो उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, यहाँ पर पाया भी जाएगा। तो 4.4% यानी सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित है। साथ ही साथ अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि मैम ये जो एल्ब्यूमिन है इसे क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम एल्ब्यूमिन को हम लोग ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोटीन भी यहाँ पर बोलते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेटरी? हमारा ब्लड जो है वो ब्लड एक तरल है, और तरल ब्लड जो है, इस ब्लड के अंदर एक परासरणी दाब जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो इसी परासरणी दाब को संतुलित करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रश्न आप लोगों के सामने बेहद 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 महत्वपूर्ण है कि मैम रक्त में जो परासरणी दाब है उसको संतुलित करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो मैम ब्लड में परासरणी दाब को संतुलित करने वाला प्रोटीन होता है कौन सा, एल्ब्यूमिन।
ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इस टर्म को जो है वो टर्म को बोला जाता है BCOP। बहुत बार एग्जामिनेशन में यही BCOP का नाम जो है वो नाम भी यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा जो है वो पूछा गया है। और BCOP की अगर हम लोग बात करें तो इसे ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का काम जो है वो कहाँ पे संपन्न होता है? तो मैम वो होता है किडनी में। ठीक है, क्यों होता है किडनी में? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ठीक है एल्ब्यूमिन जो है वो एक ब्लड प्रोटीन है, लेकिन यही ब्लड प्रोटीन जो है ये बनता कहाँ पे है, इसका फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में जो लीवर है, इस लीवर में ये एल्ब्यूमिन बनता है और बनने के साथ साथ उसी लीवर में ये जो ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको कंट्रोल यहाँ पर किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? आप बोलोगे एल्ब्यूमिन। ठीक है, कितनी? 4.4%, क्योंकि कुल मिला के 6 से 8% ही प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के परासरणी दाब को संतुलित करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे कंट्रोल करता है? तो मैम वो भी हमारे पास एल्ब्यूमिन ही हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई होप ये फैक्ट आप सब लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर जो है वो क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। राजेश बेटा पढ़ लो अभी, है ना, इन सब मुद्दों पर हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटीन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? मैम वो हमारे पास होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा? ग्लोब्यूलिन जो है वो ही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो 4.4% एल्ब्यूमिन पाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि रक्त में जो है वो रक्त में ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितनी होती है, तो मैम ये होती है 2.2%। यानी एल्ब्यूमिन के बाद सेकेंड हाईएस्ट जो क्वांटिटी में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो हमारे पास कौन सा है? मैम वो हमारे पास ग्लोब्यूलिन है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि मैम ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षी निर्माण का काम करता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ये ब्लड में किस प्रोटीन के द्वारा की जाती हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैम हमारा आंसर होगा ग्लोब्यूलिन। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता हो कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, तो जब भी कोई भी रोगजनक आपके शरीर पर क्या करता है, आक्रमण करता है, चाहे वो एक वायरस है, चाहे वो एक बैक्टीरिया है, चाहे वो एक फंगस है, चाहे वो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर उन वायरस या उन जीवाणु या उन कवक या उन प्रोटोजोआ से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, अब वो किस्मत की बात है कि जब हमारा शरीर उतना नहीं लड़ पाता जितना वो हमें प्रभावित कर रहे हैं, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, संक्रमित यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद यहाँ पर रखनी है कि मैम ब्लड जो है, इसी ब्लड में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करती है, और यही एंटीबॉडीज़ आने वाले समय में बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर को बचाने का काम भी करती हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैम यही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो कितने प्रकार का यहाँ पर होता है, अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर हमसे कोई ये भी पूछ ले कि मैम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का उत्पादन जो है वो कहाँ पे होगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि मैम ये उत्पादन भी लिवर में होता है। यही तो रीज़न है जिसकी वजह से लिवर को हमारे शरीर का फूफा जी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फूफा जी? क्योंकि लिवर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में एक साथ बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे देता है। वो सोचता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। यूरिया का सिंथेसिस लिवर में, विटामिन ए का सिंथेसिस लिवर में, पित्त रस का निर्माण लिवर में, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लिवर में। ठीक है, ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन लिवर में। जितने भी काम हैं, मोस्टली काम जो है वो मोस्टली काम हमारा लिवर यहाँ पर करता है। ठीक है, तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारे सामने है। ठीक है, अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मैम ये अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन जो हैं, क्या ये अलग अलग काम जो है वो काम करते हैं? तो मैम बिल्कुल ये अलग अलग काम करते हैं। अगर हम लोग बोलें कि रक्त में जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं,
आवश्यक पोषक पदार्थ। इन्हीं आवश्यक पोषक पदार्थों का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा किया जाता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आवश्यक पोषक पदार्थ जो है वो क्या होते हैं? तो बेटा जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जितने भी विटामिन्स होते हैं जो हमारे ब्लड के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनका परिवहन करने का काम जो है वो कौन करता है? मैम बीटा ग्लोबुलिन यहाँ पर करता है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। साथ ही साथ जो गामा ग्लोबुलिन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर मैंने लिखा कि प्रतिरक्षी निर्माण प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलिन को बोला जाता है, तो उस ग्लोबुलिन का भी कौन सा जो है वो कौन सा ऐसा प्रकार है जो उस एंटीबॉडी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है? तो मैम गामा ग्लोबुलिन जो है ये क्या करता है? मैम यही गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का भी काम यहाँ पर करता है ना। यानी हिंदी में इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया जो है वो प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया गामा ग्लोबुलिन में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होती है। और किसके द्वारा होती है? मैम बीटा लिम्फोसाइट्स, यानी जो WBCs होती हैं, इन्हीं WBCs के द्वारा जो है ये क्रिया हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है, चलो तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके बाद बात करें तो मैम आपने बोला था कि ब्लड में और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो और कौन कौन से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होते हैं? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट से। क्लास अटेंड करिए। कौन अटेंड करिए क्लास? आशीष में समझ नहीं पाई, तुम क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? है ना, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? किसको अटेंड करनी है क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की? है ना, किसको अटेंड करनी है? बायोलॉजी की क्लास? अच्छा, क्लास लीजिए डेली। चलो आने वाले सेशंस में जो है वो आप लोगों के लिए ये भी बिल्कुल करेंगे 100%, डोंट वरी अबाउट दिस। तो प्रोथ्रोम्बिन की बात करें या प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर फाइब्रिनोजन की बात करें। दीज टू प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, इन्हें क्या कहा जाता है? मैम इन्हें हम लोग ना क्लॉटिंग प्रोटीन यहाँ पर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं मैम? इन्हें क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का स्कंदन, है ना, रक्त का स्कंदन। और रक्त का स्कंदन करने वाले प्रोटीन कौन से हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट जो है वो बनता कैसे है, तो आपको याद रखना कि मैम ब्लड के क्लॉट को बनाने के लिए दो तो प्रोटीन चाहिए होते हैं, एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो मधु, 100% ले सकते हो बेटा, यही कोर्स वहाँ पे भी है ना। एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, एक हमारे ब्लड में चाहिए होता है विटामिन के, और विटामिन के के साथ साथ अगर मैं तीसरी चीज़ बोलूँ तो मैम ब्लड वेसल्स में किसकी ज़रूरत होती है? ब्लड वेसल में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम जो है वो यहाँ पर करती हैं। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो क्या है मैम? ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो रक्त का स्कंदन यहाँ पर करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना मैम, हमने सुना है लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, और क्या डायबिटीज़ का संबंध भी रुधिर से होता है? ब्लड से जो है वो ब्लड से होता है? तो मैं कहूँगी यस 100% डायबिटीज़ का रिलेशन भी किससे होता है? ब्लड से जो है वो ब्लड से यहाँ पर होता है, क्योंकि जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ होती है तो उसकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल ही क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहीं पर जो है वो यहीं पर एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, वो क्या होती है? ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर का मतलब जो है वो मतलब क्या होता है मैम? ब्लड शुगर का मतलब होता है रक्त में शर्करा की मात्रा। ठीक है, कहने का मतलब इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं व्हाट मैम? इट इज़ क्वांटिटी ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। ठीक है, इट इज़ व्हाट? क्वांटिटी ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। ठीक है, तो क्वांटिटी हो गई शुगर की, किस में हो गई क्वांटिटी मैम? ब्लड में जो है वो ब्लड में ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त में जो शर्करा होती है, ठीक है, वो शर्करा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का कौन सा जो है वो कौन सा पार्ट होती है? तो आपने एक शुगर सुनी होगी डेक्सट्रोज, हिंदी में इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। मैम एक शुगर हमने सुनी है कौन सी? डेक्सट्रोज। तो ब्लड में जो शुगर होती है वो शुगर का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर देखा जाता है? वैसे जनरली जब बच्चे जनरल साइंस पढ़ते हैं ना
तो वो इतना ही पढ़ते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन ग्लूकोज जो शुगर है, उस शुगर की भी कौन से कंपोनेंट शुगर इंक्रीज होती है? तो आप याद रखेंगे कि मैम जो डेक्स्ट्रोज शर्करा है, वो डेक्स्ट्रोज शर्करा क्या हो जाती है? बढ़ जो है वो बढ़ यहाँ पर जाती है। अब आगे जब मैं टर्म लिखूंगी तो मैं एक यूनिट यूज करूंगी DL, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा mg/dl या फिर DL, ठीक है। तो DL जो है वो DL यहाँ पर क्या होता है, आप सब लोगों को याद रखना है। 1 DL इज इक्वल्स टू व्हाट मैम? 1 DL इज इक्वल्स टू 100 ml यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होता है। और यहीं पर अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि मैम रक्त में ये जो ग्लूकोज शुगर है जो कि डेक्स्ट्रोज शर्करा के रूप में देखी जाती है, इसी ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है मैम, यही सामान्य मात्रा कितनी देखी जाती है? ठीक है, इसी ग्लूकोज शुगर की सामान्य मात्रा जो है वो कितनी देखी जाती है? तो आपको याद रखना है इसमें 3 स्थितियां होती हैं, ठीक है। 3 जो है वो 3 स्थितियां यहाँ पर होती हैं मैम। एक कौन सी होती है मैम? एक होती है सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति का मतलब कि अगर आपके ब्लड में इतना शुगर लेवल है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या जो है वो समस्या यहाँ पर नहीं है। इतनी शुगर जो है वो शुगर आपके ब्लड में जो है वो काफ़ी है, ठीक है। मतलब इतनी है तो ना तो आप प्री डायबिटिक हो, ना आप पोस्ट डायबिटिक हो, ना आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है। और ये कितनी जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 100 से 120 mg/dl जो है ये क्वांटिटी होनी चाहिए। अब देखो मैंने लिख रखा है कि DL बराबर कितना होता है मैम? DL बराबर 100 ml जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। सामान्य के बाद दूसरी स्थिति होती है प्री डायबिटिक स्थिति। प्री डायबिटिक जो है वो प्री डायबिटिक पोजीशन। प्री डायबिटिक पोजीशन मतलब आपने कई बार सुना होगा कि लोग बाग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने बोलता है कि राइट नाउ यू आर नॉट अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ बट यू आर एंटरिंग इन द स्टेज ऑफ डायबिटीज़। मतलब आपको डायबिटीज़ हुई तो नहीं है, लेकिन आप उस डायबिटीज़ की सीढ़ी पर पहुंच चुके हो। यानी इस वक्त अगर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं किया, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया, तो आप एक डायबिटिक पेशेंट बन सकते हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं मैम? उसे हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटिक पोजीशन। दैट इज 140 to 160 mg/dl। ये मात्रा कितनी होती है? 140 to 160 mg/dl। और अगर हम लोगों से यहाँ पर पूछा जाए डायबिटीज़ के बारे में कि आप डायबिटिक कब कहलाओगे? जब यही लेवल जो है वो 200 mg/dl से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। यही लेवल जो है वो क्या हो जाएगा मैम? 200 mg/dl से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें याद रखना है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारे लिए बेहद बेहद जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सब लोगों को पता है कि मैम ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि यही ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो इंसान डायबिटिक हो जाता है। डायबिटीज़ में इंसान के शरीर का एक अंग खराब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्योंकि आप सब ये भी जानते होंगे कि डायबिटीज़ क्यों होती है मैम? डायबिटीज़ तब होती है जब हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है मैम? इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से। उसमें 3 सेल्स होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और वो इंसुलिन हार्मोन जिस पर्सन की बॉडी में कम हो जाता है वो इस डायबिटिक पोजीशन से क्या होता है? गुजरता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो 2 साइंटिफिक टर्म्स हैं जो हम लोगों से यहाँ पर पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका जो ब्लड है, अगर आपका जो रक्त है, ठीक है, इसी रक्त में मैम शर्करा का स्तर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है, इसी ब्लड में यही शर्करा का स्तर जो है वो घट जाता है, तो उसे हम लोग कौन सी सिचुएशन यहाँ पर बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं मैम? इंग्लिश में इसे हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज इन शुगर लेवल, इंक्रीज इन शुगर लेवल ऑफ ब्लड, इंक्रीज इन शुगर लेवल ऑफ ब्लड। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं मैम? यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज इन शुगर लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंक्रीज लेवल कब होता है, डिक्रीज कब होता है। वो लेवल तो मैंने आप सभी लोगों को अभी बता दिया, लेकिन इस कंडीशन को साइंस में बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। क्या कहा जाएगा मैम? इसे कहा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है।
और आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ कम होती है तो ज़्यादा होती है तो उसे हाइपर बोलते हैं, कम होती है तो उसे हाइपो जो है वो हाइपो यहाँ पे बोलते हैं। तो इसे जो है वो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मैम, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और टेक्निकल टर्म्स के साथ साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँ तो कुछ हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है? हमें याद रखनी है कि मैम ब्लड में एक शुगर का लेवल होता है और वो शुगर का लेवल जो है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो शुगर अगर कंट्रोल नहीं होती तो इंसान को डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अब शुगर कंट्रोल होनी चाहिए तो मैम ये शुगर डिस्टर्ब कब होती है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन मैम? इंसुलिन हार्मोन जो है, इसी इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो कमी होने से हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? प्रभावित होता है। प्रभावित होने के साथ साथ मैम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है? हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। लेकिन ग्लूकोज में भी कौन से शुगर है जो कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैम डेक्स्ट्रोज शुगर जो है वो यहाँ पर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट थिंग, रक्त में ग्लूकोज की या शुगर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो मैम सामान्य स्थिति होती है अगर आपके ब्लड में 100 से 120 mg/dl शुगर है। DL का मतलब होता है 100 ml। 100 ml का मतलब 100 ml ब्लड में 100 से 120 मिलीग्राम शुगर होनी चाहिए। आपके शरीर में 100 ml जो ब्लड है उसी 100 ml ब्लड में 100 से 120 मिलीग्राम शुगर होनी चाहिए। 100 ml ब्लड में अगर ये शुगर 100 से 120 से बढ़कर 140 से 160 हो जाती है तो डॉक्टर आपको ये इंडिकेशन देता है कि यू आर एंटरिंग इन द डायबिटिक स्टेज। इस मोमेंट पर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मीठा छोड़ने की ज़रूरत है, वॉक करने की ज़रूरत है, अपने भोजन में कार्ब्स को कम करने की ज़रूरत है, स्टार्च की मात्रा कम लेने की ज़रूरत है, वरना ये शुगर लेवल क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। और अगर आपकी शुगर जो है वो ब्लड में 100 ml ब्लड में 200 मिलीग्राम तक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, या 200 मिलीग्राम हो जाती है तो उसे डायबिटिक कंडीशन कहा जाता है। और ये दो टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो सीधा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि मैम क्या हमारे ब्लड में जो है वो कोई अपशिष्ट पदार्थ भी होता है क्या? ठीक है, हमारे ब्लड में कोई अपशिष्ट पदार्थ भी यहाँ पर होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब कोई एक्सक्रीटरी एलिमेंट भी हमारी बॉडी में है, हमारे ब्लड में है क्या? एक्सक्रीटरी एलिमेंट को और अगर मैं बोलूँ तो विषाक्त पदार्थ जो है वो भी हमारे ब्लड में है क्या? तो हम बोलेंगे इन तीनों का एक ही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। और वो एक आंसर हमारे पास क्या होगा? दैट इज व्हाट? दैट इज यूरिया, ठीक है। यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, है ना। यूरिया हमारे ब्लड में क्या होता है मैम? एक एक्सक्रीटरी एलिमेंट होता है जिस यूरिया को हमारी बॉडी में हमारी जो किडनी है, ठीक है, वो किडनी क्या करती है? बाहर जो है वो बाहर निकालती है। तो इस यूरिया का जो निर्माण है वो निर्माण कहाँ पे होगा? ओम सौराष्ट्र देशे निर्माण होगा किसमें? हमारे लीवर में यानी यकृत में। और अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू यही यूरिया हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग हमारे सेशन को यहीं पर क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। आज क्लास थोड़े कम समय की हो पाई और होने के साथ साथ हमने बहुत कम कंटेंट पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। आप इसे नोट कर लीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। कल है रक्षाबंधन, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत